आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। हम एक ऐसे विषय पे आज बात करने जा रहे हैं जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, भारतीय मुस्लिम समाज के भीतर जो जातिगत व्यवस्था है और उससे जुड़ा भेदभाव। हमारी ये जो बातचीत है ये अब्दुल्ला मंसूर के आवाज द वॉइस में छपे एक लेख पर आधारित है। लेख का शीर्षक है मुस्लिम समाज की जाति व्यवस्था कितनी कठोर। तो हमारा इरादा है कि इस लेख के जरिए पसमानदा मुसलमानों की स्थिति, उनके इतिहास को, उनके संघर्षों को और आज वो क्या मांग रहे हैं, इसे थोड़ा गहराई से समझें और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय मुस्लिम समाज, जिसे कई बार बस एक इकाई के तौर पर देख लिया जाता है, वो असल में अंदर से कितना विविध है, कितनी परतें हैं उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और चर्चा शुरू करने से पहले मुझे लगता है ये पसमानदा शब्द को समझ लेना बहुत जरूरी है। ये एक फारसी शब्द है और इसका सीधा सा मतलब है वो जो पीछे छूट गए हैं। अच्छा, पीछे छूट गए लोग। तो ये शब्द किन के लिए इस्तेमाल होता है और आज इसका क्या मतलब है? देखिए, ये शब्द मुख्य रूप से उन भारतीय मुसलमानों के लिए है जिनके पुरखे ऐतिहासिक तौर पर हिंदू धर्म की जो शूद्र यानी पिछड़ी जातियां थीं और अति शूद्र यानी दलित जातियां थीं, उनसे धर्म बदलकर इस्लाम में आए थे। लेकिन आज ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। खास तौर पर 1990 के दशक में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद ये शब्द एक पूरी विचारधारा बन गया है, एक पहचान, एक सामाजिक न्याय का आंदोलन। और इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है इन भारतीय मूल के पसमानदा मुसलमानों को तथाकथित अशराफ, मतलब जो खुद को ऊंची जाति या विदेशी मूल का मानते हैं, उनके सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दबदबे के खिलाफ जागरूक करना और साथ ही उन्हें संविधान से मिले जो अधिकार हैं उनके लिए जगाना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी बराबर की भागीदारी हो, उनका विकास हो, यह सुनिश्चित करना। आपने अशराफ का जिक्र किया। लेख में मुस्लिम समाज के अंदर 3 श्रेणियों का जिक्र आता है, अशराफ, अजलाफ और अर्जाल। मुझे लगता है इन्हें समझना जरूरी है ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। जी हाँ, ये विभाजन समझना बहुत अहम है इस पूरी चर्चा के लिए। देखिए, मोटे तौर पर भारतीय मुस्लिम समाज को पारंपरिक रूप से इन 3 श्रेणियों में बांटा जाता रहा है और ये काफी हद तक जन्म और पेशे पर आधारित है। तो पहली श्रेणी है अशराफ। ये वो लोग हैं जो अपना संबंध विदेशी मूल से जोड़ते हैं, जैसे सैयद, शेख, मुगल, पठान। इन्हें सामाजिक सीढ़ी में सबसे ऊपर माना जाता है। पारंपरिक रूप से सत्ता और संसाधनों पर इनका कब्जा रहा है, ऐसा माना जाता है। दूसरी श्रेणी है अजलाफ। इनमें वो मुसलमान आते हैं जिनके पुरखे भारतीय मूल की पिछड़ी या दस्तकार, कारीगर जातियों से धर्म बदलकर मुसलमान बने, जैसे कि जुलाहा, जिन्हें बुनकर कहते हैं, मंसूरी यानी धुनिया, रईन जो सब्जी उगाते हैं, गद्दी जो पशुपालक है, कसाई वगैरह। इन्हें पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी में गिना जाता है। और तीसरी श्रेणी है अर्जाल। इस शब्द का मतलब ही होता है नीच या अधम। इसमें वो मुसलमान शामिल हैं जिनके पुरखे हिंदू धर्म की दलित या जिन्हें अछूत माना जाता था उन जातियों से आए थे, जैसे हलाल खोर यानी सफाई कर्मी, धोबी, नट, भंगी, इस तरह के समूह। ये अब दलित मुसलमान भी कहा जाता है। ये विभाजन तो साफ है, लेकिन अगर आबादी के हिसाब से देखें तो इनका अनुपात क्या है? क्योंकि अक्सर प्रतिनिधित्व का सवाल, हिस्सेदारी का सवाल यहीं से जुड़ता है। बिल्कुल सही सवाल है। लेख के अनुसार अजलाफ यानी पिछड़े और अर्जाल यानी दलित मुसलमान, ये दोनों मिलकर भारत की कुल मुस्लिम आबादी का कम से कम 85% हिस्सा है। 85%? जी हाँ, 85%। और इसके मुकाबले जो अशराफ है वो सिर्फ 15% के आसपास है। और यहीं पे पसमानदा आंदोलन का जो केंद्रीय तर्क है वो भरता है कि 85% आबादी होने के बावजूद, चाहे वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो, सरकारी नौकरियां हो, शिक्षण संस्थान हो या यहाँ तक कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उनमें भी ज्यादातर दबदबा इन्हीं 15% अशराफ वर्ग का रहा है। यहीं से संसाधनों के गैर बराबर बंटवारे का मुद्दा उठता है। 85% बनाम 15%, ये आंकड़ा तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अच्छा, इस विभाजन की जड़ें इतिहास में कहाँ तक जाती हैं? क्या इस्लाम में आने के बाद भी ये भेदभाव बना रहा? हाँ, लेख यही बताता है कि भारत में इस्लाम कई चरणों में आया। पहले व्यापारी आए दक्षिण में, फिर हमलावर, फिर शासक वर्ग, तुर्क, अफगान, मुगल। तो जो बाहर से आए मुसलमान थे, खासकर शासक वर्ग से जुड़े अशरफ,
वो अक्सर जो यहीं की आबादी से धर्म बदलकर मुसलमान बने थे, जिन्हें हम अब पसमानदा कह रहे हैं, उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं देते थे, उन्हें कमतर समझते थे। यहाँ एक दिलचस्प बात है और थोड़ी विरोधाभासी भी। इस्लाम सैद्धांतिक रूप से जाति, पाति या नस्ल के भेद को नहीं मानता, वो बराबरी की बात करता है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ ये कि इस्लाम अपनाने के बाद भी बहुत से लोगों के लिए उनकी पुरानी जातिगत पहचान और उससे जुड़ा जो सामाजिक भेदभाव था वो ख़त्म नहीं हुआ। छुआछूत जैसी जो प्रथाएं थी वो भी किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं बनी रहीं। अशरफ और पसमानदा समुदायों के बीच भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, यहाँ तक कि शादी ब्याह के रिश्तों में भी एक दूरी और एक ऊंच नीच का भाव बना रहा। क्या लेख में इसके कुछ ठोस मतलब जमीनी उदाहरण भी दिए गए हैं? क्योंकि कई बार ये बातें हवा हवाई लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में लोगों के अनुभव क्या रहे हैं? जी हाँ, लेख में कई अनुभव साझा किए गए हैं। सबसे आम तो है शादी ब्याह में जातिगत भेदभाव, मतलब अपनी ही बिरादरी या अपने ही दर्जे में रोटी बेटी का रिश्ता करना। इसके अलावा कई जगहों पर अलग अलग जातियों के अलग अलग कब्रिस्तान होने की बात भी सामने आती है। लेख में ऐसी घटनाओं का जिक्र है जहां दलित मुसलमानों को अशराफों के कब्रिस्तान में दफनाने से रोका गया। कुछ इलाकों में दलित मुसलमानों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में छुआछूत जैसे व्यवहार का भी वर्णन है। लेख में अंसार अहमद का अनुभव बताया गया है, जो हलाल खोर समुदाय से हैं। वो बताते हैं कि बचपन में उन्हें मस्जिद में जो आम नल होता है उससे वजू करने की इजाजत नहीं थी। वजू यानी नमाज से पहले हाथ मुंह धोना। उन्हें अपना लोटा या भदना साथ लेकर जाना पड़ता था। मस्जिद में भी वजू के लिए भी अलग बर्तन। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। मस्जिद को तो बराबरी की जगह माना जाता है। क्या ये कोई अकेली घटना थी या? नहीं, ये अकेली घटना नहीं लगती। लेख में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सराय मीर के पास एक फत्तनपुर गांव का एक और बड़ा मार्मिक उदाहरण है। वहां धोबी यानी हवारी समाज के लोगों को अशराफों की बनवाई हुई एक पुरानी मस्जिद थी, जिसे लोग म्याने की मस्जिद कहते थे। उसमें नमाज पढ़ने से रोका जाता था। इस भेदभाव से तंग आकर आखिरकार धोबी समाज के लोगों ने चंदा करके अपनी अलग धोबियाने की मस्जिद बना ली। लेख में वहां के एक बुजुर्ग हैं, वकार अहमद हवारी। उनका बयान है कि वो कई बार मंदिरों में गए हैं, लेकिन उस म्याने की मस्जिद में आज तक नहीं गए। ये दिखाता है कि जख्म कितने गहरे हैं। एक और पहलू है जिसे लेख उजागर करता है, वो है अशराफीकरण की कोशिश। अशराफीकरण ये क्या है? यानी सामाजिक सम्मान पाने की इच्छा में कई पसमानदा जातियों ने अपनी पुरानी पहचान छोड़कर खुद को अरब या ऊंचे समझे जाने वाले मुस्लिम नामों से जोड़ने की कोशिश की। जैसे बुनकरों ने अंसारी नाम अपना लिया, जो पैगंबर के मददगारों का टाइटल था। हज्जामों यानी नाइयों ने सलमानी, कसाईयों ने कुरैशी, धोबियों ने हवारी, धुनियों ने मंसूरी, मनिहारों ने सिद्दीकी और मेहतरों ने हलाल खोर जैसे नाम अपना लिए। लेकिन लेख का जो निष्कर्ष है वो ये है कि सिर्फ नाम बदल लेने से उनकी सामाजिक हकीकत, उनके साथ होने वाला भेदभाव वो ज्यादा नहीं बदला। समाज उन्हें उसी नजर से देखता रहा। तो ये तो हुई भेदभाव की बात, लेकिन इसके खिलाफ आवाज कब उठनी शुरू हुई, कैसे उठनी शुरू हुई? क्या ये पसमानदा आंदोलन कोई नई चीज है? नहीं, इसकी जड़ें भी पुरानी हैं, हालांकि संगठित रूप इसने बाद में लिया। लेख के मुताबिक आज़ादी से पहले ही जब अंग्रेजों के टाइम में कुछ सुधारों की बात हुई और लोकतंत्र और चुनाव की आहट सुनाई दी, चाहे वो सीमित ही क्यों ना हो, तो अशराफ वर्ग में एक तरह की बेचैनी पैदा हुई। उन्हें डर लगने लगा कि अगर वोटिंग हुई तो संख्या तो पसमानदा की ज्यादा है, कहीं सत्ता उनके हाथ से निकल ना जाए। इसी पृष्ठभूमि में लेख बताता है कि कुछ प्रभावशाली अशराफ बुद्धिजीवियों ने लोकतंत्र का ही विरोध किया। सर सैयद अहमद खान का जिक्र है, जिन्होंने 1857 के क्रांतिकारियों को बदजात जुलाहे कहा था। लेख ये भी कहता है कि उन्होंने पसमानदा को आधुनिक शिक्षा से दूर रखने की कोशिश की ताकि वो जागरूक ना हो सकें। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल का वो शेर भी है जिसका हवाला दिया गया है, जिसमें वो लोकतंत्र पर तंज करते हैं कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। लेख इसे उस ऊंची सोच का प्रतीक मानता है जो आम लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहती थी। अच्छा, यानी लोकतंत्र से पहले ही सत्ता जाने का डर था अशराफ तबके में। तो जब विरोध था तब पसमानदा समाज की तरफ से प्रतिरोध या आंदोलन कैसे खड़ा हुआ?
देखिए, प्रतिरोध की आवाजें तो थीं, लेकिन संगठित रूप लेना शुरू किया आज़ादी के आसपास और उसके बाद। जैसे जैसे थोड़ी शिक्षा बढ़ी, जागरूकता बढ़ी, जातीय चेतना भी बढ़ी। कई जातियों ने अपने संगठन बनाने शुरू किए, जैसे जमीयतुल राइन, जमीयतुल कुरैश। लेकिन इनमें सबसे प्रभावशाली और मुखर संगठन था ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस। ये मुख्य रूप से बुनकर यानी अंसारी समुदाय का संगठन था। इसका नेतृत्व पहले मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी ने और बाद में अब्दुल कय्यूम अंसारी जैसे नेताओं ने किया। मोमिन कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ पसमानदा अधिकारों की बात नहीं की, बल्कि उस समय की राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने मुस्लिम लीग और जिन्ना के जो 2 राष्ट्र का सिद्धांत था, उसका जोरदार विरोध किया। वह भारत के बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। अच्छा, बंटवारे का विरोध? जी हाँ, उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। अब्दुल कय्यूम अंसारी का वो मशहूर नारा था, जिस जगह मोमिन रहते हैं वही उनका पाकिस्तान होता है, उनको किसी अलग पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। बाद में उन्होंने मोमिन कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में कर दिया। ये तो काफी दिलचस्प बात है कि बंटवारे का विरोध करने में पसमानदा नेतृत्व आगे था। फिर आजादी के बाद क्या हुआ, और खासकर जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई, उसका क्या असर पड़ा इस आंदोलन पर? मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होना वो एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। जब पिछड़े मुसलमानों की कई जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया, तो मुस्लिम समाज के अंदर जो जाति का तनाव था वो खुलकर सामने आ गया। लेख कहता है कि इससे पहले जो बात होती थी कि जाति से जमात की ओर चलो, यानी धार्मिक समुदाय की पहचान मजबूत करो, वो बात पलट गई। लोग जमात से जाति की ओर लौटने लगे, क्योंकि अब आरक्षण और सामाजिक न्याय का सवाल जाति से जुड़ गया था। इसी दौर में पसमानदा चेतना पर आधारित कई नए संगठन बने। महाराष्ट्र में शब्बीर अंसारी का ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन, इकबाल पेंटर का मुस्लिम भटके विमुक्त जाति जमात, बिहार में डॉक्टर एजाज अली का बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा जो बाद में यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा बना। यहीं से दलित मुसलमान का मुद्दा और संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन की मांग ने जोर पकड़ा। इस पर हम अभी बात करेंगे। फिर 1998 में अली अनवर, जो पहले डॉक्टर एजाज अली के साथ थे, उन्होंने कुछ मतभेदों के बाद अपना अलग संगठन बनाया, पसमानदा मुस्लिम महाज। लेख के मुताबिक यहीं से पसमानदा शब्द राजनीतिक और सामाजिक बहस में ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, स्थापित हुआ। आज ये शब्द सिर्फ पिछड़े हुए का मतलब नहीं रखता, ये मुस्लिम समाज के अंदर सामाजिक न्याय, बराबरी और हिस्सेदारी की लड़ाई का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया है। तो ये तो हुई आंदोलन की पृष्ठभूमि और इसका विकास। अब आते हैं आज की स्थिति पर। आज इस पसमानदा आंदोलन की मुख्य मांगे क्या हैं? वो व्यवस्था से और अपने समाज के नेतृत्व से क्या चाहते हैं? लेख में उनकी कई प्रमुख मांगों को गिनाया गया है। अगर हम उन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करें, पहली और शायद सबसे बड़ी मांग है दलित आरक्षण। ये चाहते हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद 341 है, उसके तहत 1950 में एक राष्ट्रपति आदेश आया था, उसके पैरा 3 को हटाया जाए। पैरा 3 वो क्या है? उस पैरा के कारण ही धर्म के आधार पर मुस्लिम और ईसाई दलितों को अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जा और उससे मिलने वाला आरक्षण नहीं मिलता। इनका तर्क है कि जब जाति का भेदभाव, छुआछूत धर्म बदलने के बाद भी जारी है, तो सिर्फ धर्म के आधार पर उन्हें एससी आरक्षण से बाहर रखना अन्याय है, असंवैधानिक है। यानी ये बुनियादी तौर पर कानूनी बराबरी की मांग है, धर्म के आधार पर भेदभाव खत्म करने की। बिल्कुल। दूसरी मांग है राजनीतिक भागीदारी। ये चाहते हैं कि उनकी जो आबादी है करीब 85%, उसके अनुपात में उन्हें पंचायतों में, नगरपालिकाओं में, निगमों में सीटें आरक्षित की जाएं। और राजनीतिक दल टिकट बांटते वक्त पसमानदा उम्मीदवारों को सही प्रतिनिधित्व दें। तीसरी मांग ओबीसी एसटी आरक्षण में सुधार से जुड़ी है। ये मांग करते हैं कि ओबीसी आरक्षण को बिहार के कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले की तरह पिछड़े और अति पिछड़े यानी एमबीसी में बांटा जाए। कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला जरा सा बताएं इसके बारे में। जरूर। कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला जो बिहार में लागू हुआ था, वो ओबीसी आरक्षण को 2 हिस्सों में बांटता है, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग। इसका मकसद ये था कि ओबीसी समुदाय के अंदर जो ज्यादा पिछड़ी, ज्यादा वंचित जातियां हैं, उन तक आरक्षण का लाभ पहुंचे, क्योंकि अक्सर ये होता था कि ओबीसी कोटे का बड़ा हिस्सा जो थोड़ी मजबूत पिछड़ी जातियां हैं वो ले जाती थीं। तो पसमानदा आंदोलन यही मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर और मुस्लिम ओबीसी के लिए चाहता है।
और ये चाहते हैं कि सभी पसमानदा जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। इसी से जुड़ी मांग है कि जो पसमानदा जातियां अभी तक किसी आरक्षण सूची में नहीं हैं, उन्हें शामिल किया जाए, और जो पसमानदा समुदाय आदिवासी पृष्ठभूमि से आते हैं, जैसे मेवात के मेव या बंगाल के कुछ समूह, उन्हें अनुसूचित जाति यानी एसटी का दर्जा मिले। इसके लिए वो जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने की भी मांग कर रहे हैं। चौथी मांग है आयोगों में प्रतिनिधित्व। केंद्र और राज्यों में जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, SC/ST आयोग है, उनमें पसमानदा समाज का कम से कम एक सदस्य स्थायी रूप से नियुक्त हो। पांचवी मांग अल्पसंख्यक संस्थानों में हिस्सेदारी को लेकर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बड़े मदरसे, AMU, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं, उनके संसाधनों में, उनकी नौकरियों में पसमानदा की 85% आबादी के अनुपात में कोटा या आरक्षण हो। अच्छा, तो अल्पसंख्यक संस्थानों के अंदर भी हिस्सेदारी की मांग उठ रही है। जी हाँ, क्योंकि उनका आरोप है कि इन संस्थानों पर भी ज्यादातर अशराफ वर्ग का ही कब्जा रहा है। छठी मांग है बजट आवंटन। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जो सरकारी बजट आता है, उसका एक निश्चित बड़ा हिस्सा खास तौर पर पसमानदा समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और हुनर विकास के लिए खर्च किया जाए। और साथ ही मांग आर्थिक नीतियों से जुड़ी है। वो चाहते हैं कि सरकारी नीतियां बनाते समय पसमानदा कारीगरों, शिल्पकारों, छोटे किसानों, मजदूरों के हितों का ध्यान रखा जाए। उनके पारंपरिक हुनर को बचाने, बाजार से जोड़ने के लिए खास प्रावधान हो। उनके लिए व्यापारिक ढांचा तैयार किया जाए। ये मांगे तो काफी विस्तृत हैं और बुनियादी अधिकारों से जुड़ी लगती हैं। लेकिन लेख में ये भी जिक्र था कि पसमानदा आंदोलन धर्म आधारित आरक्षण की आलोचना करता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? एक तरफ वो दलित मुसलमानों के लिए SC दर्जे की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ धर्म आधारित आरक्षण का विरोध। हाँ, पहली नजर में ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा तर्क है। देखिए, पसमानदा आंदोलन पूरे मुस्लिम समुदाय को सिर्फ एक धार्मिक इकाई मानकर अगर कोई आरक्षण दिया जाता है तो उसका विरोध इसलिए करता है क्योंकि उनका अनुभव और मानना ये है कि ऐसे किसी भी कोटे का ज्यादातर फायदा वही 15% अशराफ वर्ग उठा लेता है, जो पहले से ही सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से मजबूत है, जबकि जो 85% पसमानदा आबादी है, जो असल में पिछड़ी, दलित और वंचित है, वो इस लाभ से छूट जाती है। इसलिए वो आरक्षण का आधार असल सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन और जातिगत भेदभाव को बनाना चाहते, न कि सिर्फ धार्मिक पहचान को। उनका कहना है कि अनुच्छेद 341 का मसला भी धर्माधारित भेदभाव को खत्म करने का है, न कि धर्म के आधार पर कोई नया कोटा बनाने का। समझ गए हम। तो ये लड़ाई पहचान की राजनीति से ज्यादा सामाजिक न्याय और संसाधनों के बराबर बंटवारे की है। अच्छा, हाल के वर्षों में पसमानदा शब्द राजनीतिक गलियारों में भी काफी सुनाई दे रहा है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों के बाद। लेख इस पर क्या कहता है? इसका क्या महत्व है? जी, लेख इस बात को नोट करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सार्वजनिक मंचों से बार बार पसमानदा शब्द का जिक्र किया, उनके विकास की बात की, तो इससे भारतीय राजनीति में और खासकर मुस्लिम राजनीति में एक नई हलचल, एक नई बहस छिड़ी है। इससे पहले तक मुस्लिम राजनीति का जो एजेंडा था वो अक्सर अशराफ वर्ग से जुड़े मुद्दों के आसपास घूमता था, जैसे बाबरी मस्जिद, उर्दू, 3 तलाक, AMU का अल्पसंख्यक दर्जा, पर्सनल लॉ वगैरह। हाँ, ये बात तो है। लेकिन अब पसमानदा विमर्श के उभरने से फोकस धीरे धीरे पसमानदा समाज के जो बुनियादी जमीनी मुद्दे हैं उनकी तरफ जा रहा है, यानी रोटी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सबसे बढ़कर दलित मुसलमानों के लिए SC आरक्षण का सवाल। लेख कहता है कि अब सवाल सिर्फ मौजूदा सरकार से नहीं पूछे जा रहे, अब सवाल उन अशराफ नेताओं और संगठनों से भी पूछे जा रहे हैं जो पिछले 75 सालों से पूरे मुस्लिम समुदाय के नुमाइंदे होने का दावा करते रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि आपने 85% पसमानदा आबादी के इन मुद्दों को हाशिए पर क्यों रखा। तो एक तरह से मुस्लिम समाज के अंदर के जो मुद्दे हैं वो अब राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन रहे हैं और पुराने नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसका कुल मिलाकर क्या मतलब निकाला जा सकता है? इसका मतलब ये है कि मुस्लिम समाज के भीतर सामाजिक न्याय और बराबरी का सवाल अब राजनीतिक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसे और अनदेखा नहीं किया जा सकता।
लेख इस बात पर भी जोर देता है कि सोशल मीडिया के आने से पसमानदा बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं और आम लोगों को अपनी बात सीधे रखने, अपना नजरिया पेश करने और संगठित होने का एक नया मंच मिला है। वो अब अपनी आवाज खुद बन रहे हैं। तो लेख का निष्कर्ष यही है कि ये पसमानदा आंदोलन के लिए एक अहम और शायद एक सुनहरा दौर हो सकता है, जब देश का शीर्ष नेतृत्व भी उनके मुद्दों को मान रहा है, उन पर बात कर रहा है। तो आज हमने अब्दुल्ला मंसूर के लेख के जरिए भारतीय मुस्लिम समाज की उस अंदरूनी सच्चाई को, उस हकीकत को समझने की कोशिश की जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, यानी जातिगत बंटवारा और पसमानदा समाज का संघर्ष। हमने देखा कि पसमानदा कौन है, जो मुस्लिम आबादी का लगभग 85% है और जिनकी जड़ें भारत की ऐतिहासिक पिछड़ी और दलित जातियों में है। जी हाँ, हमने अशराफ, अजलाफ और अर्जाल जैसी श्रेणियों को समझा, भेदभाव के कुछ चौंकाने वाले उदाहरण देखे, जैसे मस्जिद में वुजू करने से रोका जाना या अपनी अलग मस्जिद बनाने की नौबत आना। हमने पसमानदा आंदोलन के इतिहास को देखा, मूमिन कॉन्फ्रेंस के योगदान से लेकर मंडल कमीशन के बाद उभरे संगठनों तक, और कैसे पसमानदा शब्द लोकप्रिय हुआ। और हमने उनकी मुख्य मांगों को भी जाना, खासकर अनुच्छेद 341 में संशोधन और राजनीतिक व संस्थागत प्रतिनिधित्व से जुड़ी मांगे। और अंत में हमने ये भी देखा कि कैसे हाल की राजनीतिक बहसों ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय मंच पर ला दिया है, जिससे न केवल सरकार पर बल्कि मुस्लिम समाज के पारंपरिक नेतृत्व पर भी पसमानदा समुदाय के जो बुनियादी मुद्दे हैं उन्हें हल करने का दबाव बढ़ा है। बिल्कुल, और ये पूरी बातचीत हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। पसमानदा चेतना का ये जो नया उभार है, ये भारत के इतने विविध समाज के लिए, उसके ताने बाने के लिए क्या मायने रखता है? क्या इसका असर सिर्फ मुस्लिम समाज के अंदर सत्ता और संसाधनों के समीकरणों को बदलेगा, या फिर ये भारत में पहचान की राजनीति, सामाजिक न्याय की लड़ाई और प्रतिनिधित्व के भविष्य को भी एक नई दिशा देगा? इस पर गहराई से सोचना जरूरी है। आज इस अहम विषय पर इतनी गहराई से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से हमारे सुनने वालों को इस जटिल मुद्दे को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी।